हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का गोविंद गुरु जी के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए 22 फरवरी 2015 का ईबीएस पेपर का एनालिसिस लेकर आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। ठीक है, परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जनरल लिखना, विचार मानचित्रण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ए और बी हो जाएगा। देखिए, प्राथमिक स्तर पर हमको क्या करना है, आकलन करना है, बच्चों का आकलन करना है प्राथमिक स्तर पर। तो आप उन लोगों से जनरल लिखवाइएगा तो हो पाएगा, छोटा बच्चा है वो क्या जनरल लिख पाएगा, तो ये होगा नहीं। ठीक है, विचार मानचित्रण ये भी नहीं होगा। उन लोगों से आप क्षेत्र भ्रमण करवाइए, उसमें पूछ लीजिए जो दिखाए हैं क्षेत्र भ्रमण में उसके बारे में पूछ लीजिए, बच्चा बता देगा तो आप उससे उसका आकलन कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा परियोजना कार्य दे दिए, 3-4 बच्चों को बोल दिए आप मिलकर करो, उससे उन लोगों का आकलन कर सकते हैं। लेकिन आप जनरल और विचार मानचित्रण से उन लोगों का आकलन नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती, ठीक है, के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते, ये बात सही है। ठीक है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, ये भी बात सही है। बीज बोने से पहले भूमि को गहरी जुताई की जाती है, ये बात गलत है। गहरा नहीं जोता जाता है, हल्का जोता जाता है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, ये भी बात सही है। उसमें मकई हो जाता है, सब्जी भी रोप देता है सब, चावल भी रोप देता है सब। ठीक है, एक ही खेत में 3-4 फसल उगाया जाता है। आवश्यकता के अनुसार रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग भी किया जाता है, तो ये बात गलत। झूम खेती में कोई भी रसायन का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा और उसके बाद क्या डी हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी डी ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रियाओं पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। देखिए, निगेटिव पूछ रहा है, ऑप्शन में दे रहा है पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 निर्धारण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, निर्धारण हो जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन में क्या दिया है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रियाओं पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु हैं। क्या है, पूछताछ आधारित है। पूछताछ आधारित पे आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन निर्धारण नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकट का उपयोग करती है। ठीक है, ऐसे टिकट के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पनाओं पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा किया जा सकती है। ठीक है, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है, ये बात सही है। आप हवाई जहाज से जाइएगा तो उसका किराया अलग होगा, एक टेम्पू में बैठिएगा तो उसका किराया अलग होगा। यात्रा की लागत उस वाहन पर प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करता है, ये बात नहीं हो सकता है। ठीक है, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, ये भी बात सही है। आरक्षण प्रक्रिया की समझ, ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए, इसमें सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प हम लोग को चुनना है। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भिन्न होती है। हवाई जहाज में चलिएगा तो अलग, बस में चलिएगा तो अलग, टेम्पू में चलिएगा तो अलग किराया हो जाएगा और रिक्शा में चलिएगा तो अलग किराया हो जाएगा। और सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए क्या हमें टिकट लेना पड़ता है। ठीक है,
इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए और सी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्रण शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? ठीक है, अध्यापक द्वारा श्याम पट पर मानचित्र बनाना और शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। ठीक है, शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आए, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा का ध्यान केंद्रित करें, दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए क्यों? आप श्याम पट पर चित्र बनाकर बच्चों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताइएगा तो बच्चा उतना नहीं समझ पाएगा। शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वो घर से भारत का मानचित्र लेकर आ जाएगा, लेकिन मानचित्र के बारे में समझ तो नहीं पाएगा। विभिन्न स्थानों के सापेक्ष क्या स्थिति है, क्या दिशा है, ये नहीं समझ पाएगा। ठीक है, एटलस को दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए करना, इससे भी वो अच्छी तरीका से नहीं सीख पाएगा। ठीक है, लेकिन आप बोलिएगा कि खुद से अपने किसी निकटतम परिवेश का एक मानचित्र बनाओ, उसमें क्या करो, वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति बनाओ कि मतलब रोड के किनारा पेड़ है, चाहे रोड के किनारा फलना चाचा का घर है, रोड के दाएं साइड फलना काका का घर है, यहाँ पे एक वृक्ष है, कि वस्तुओं की सापेक्ष आप स्थिति को बता रहे हैं, दिशा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे बच्चा अच्छी तरीका से सीख पाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधे का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? यह समझाना कि पौधे भी सजीव होते हैं, यह समझाना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, अधिकतम पौधों का नाम लिखवाना, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन कराना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि आप पौधों का ऊंचाई भी लिखने के लिए बोल रहे हैं, अवलोकन करने के लिए बोल रहे हैं, पत्तियों को अवलोकन करने के लिए बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि इनका गंध आप सूंघिए कैसा है, उगने के स्थान में अंतर कराने के लिए बोल रहे हैं कि आप देखिए ये किस मिट्टी पर उग रहा है, ये किस मिट्टी पर उग रहा है, तो बच्चा ज्यादा समझ पाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, सीखने वाले को प्रकृति और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि क्या सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल का बढ़ावा मिलता है? साफ सुथरे रेखांकन नहीं, गणनाएं और अनुमान ये भी नहीं होगा, माप के अनुसार चित्रण करना ये भी नहीं होगा, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। यस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, आप यहाँ पे देखिए कि इसमें भी मानचित्रण के बारे में पढ़ा रहा है। तो वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करना। मानचित्रण पढ़ाने का सबसे मेन मुद्दा यही होता है कि वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति, क्या वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति। आप जब भी मानचित्रांकन का क्वेश्चन आए तो आप ढूंढिए ऑप्शन में कि वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति कहीं पे दिया है कि नहीं, जैसे ही दिया है उसको टिक मार दीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी मानचित्रांकन के बारे में पढ़ाना है
तो वस्तुओं की स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। क्या करना है, अध्ययन करना है। एक तालिका दिया हुआ है, 2007 जून है और दिसंबर 2014 है। 2007 में पेट्रोल का मूल्य 47 रुपया 74 पैसा है और दिसंबर 2014 में 61 रुपया 33 पैसा हो गया है। डीजल का मूल्य 2007 जून में 35 रुपया 21 पैसा है और दिसंबर 2014 में 50 रुपया 51 पैसा हो गया है। ठीक है, तो क्या दिया है, उपरोक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमती ने अपने नोटबुक में यह लिखा, पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल का मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। डीजल सस्ता है इसीलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलते हैं। डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ी खरीदना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी और डी हो जाएगा कि डीजल सस्ता है इसीलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है और डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदना चाहिए और डीजल ज्यादा एवरेज भी देता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्योंकि इसी में सी और डी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी समान उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए केवल इसे छोड़कर। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की तरफ ठीक बात है, सरल से कठिन की तरफ ठीक है, स्थानिक से बेसिक की तरफ ये भी ठीक है, अमूर्त से मूर्त की तरफ तो यही नहीं होगा। ठीक है, मूर्त से अमूर्त होता है, अमूर्त से मूर्त नहीं होता है, तो केवल डी ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किस पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक की संतुति नहीं की, इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। ठीक है, एनसीएफ 2005 क्या कहता है, कक्षा 1 और कक्षा 2 का जो बच्चा होता है वो अपने पर्यावरण से सीखे, अपने वातावरण से सीखे। ठीक है, इसीलिए उसके लिए पर्यावरण का बुक नहीं बनाया गया है। पर्यावरण का बुक आप तीसरा क्लास में जाइएगा तब से स्टार्ट होगा, लेकिन पहला और दूसरा क्लास का बच्चा क्या करता है, वो अपने पर्यावरण अपने वातावरण से पर्यावरण सीखता है। ठीक है, तो क्या दिया, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है, विभिन्न प्रकार की खाने की चीजों के चित्र वाले फ्लैश कार्ड दिखाना, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट या परियोजना दे, विद्यार्थियों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें, विद्यार्थियों से कहे कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्रित करें। तो देखिए क्वेश्चन में हमारे देश दे रहा है। ठीक है, जब भी हमारे देश दे तो आप मान लीजिए तमिलनाडु का खाना के बारे में जानना है तो आप तमिलनाडु नहीं ना जाइएगा, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, कोई प्रोजेक्ट या परियोजना काम कीजिएगा, कोई प्रोजेक्ट बनाइएगा। अब कश्मीर में कैसे लोग खाना खाते हैं, चंडीगढ़ में कैसे खाना खाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, नेट से सर्च करेंगे और प्रोजेक्ट बनाकर सबमिट करेंगे कि हाँ यहाँ के लोग ऐसे खाते हैं, वहाँ के लोग वैसे खाते हैं। अगर क्षेत्र के बारे में दिया रहता तो आप क्या करते हैं, खाना बनवाते हैं या खाना मंगवा लेते हैं, बच्चों से बोलते हैं कि आप देखिए इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे बना है, टेस्ट कीजिए। लेकिन जब भी हमारे देश के बारे में पूछे, खाना के बारे में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे या परियोजना कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपना गर्दन अत्यधिक हिलाती हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं, इनके 2 नेत्र भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं।
तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए पक्षियों का जो पुतली होता है वो घूम नहीं सकता, जैसे हम लोग का पुतली घूम जाता है, हम लोग सीधा सर करके और अपने बायां तरफ के चीजों को देख सकते हैं आंख को घुमाकर, लेकिन पक्षियों का क्या होता है, जो उन लोगों का पुतली होता है घूम नहीं सकता है, इसलिए वो चुकुर चुकुर इधर उधर मुड़ी हिलाती रहती है, देखती रहती है कहीं से कोई खतरा तो नहीं आ रहा है, कहाँ मेरा शिकार है, क्या मुझे लेना है, तो सर अपना हिलाकर इधर उधर देखती रहती है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, रीना आम पसंद करती है। ठीक है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अचार, आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना, वायु रोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैली में रखना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना। तो देखिए आप फ्रिज में रखिएगा फिर भी 3-4 दिन के बाद खराब हो जाएगा, प्लास्टिक के थैला में भी रखिएगा फिर भी वो भी खराब हो जाएगा 3-4 दिन में। जूस तैयार करके वायु रोधी डिब्बे में रख दीजिएगा, ज्यादा 1 महीना चलेगा, वो भी खराब हो जाएगा। लेकिन आप अचार बना लीजिए। आम पापड़ जानते हैं ना, अमावट को बोला जाता है, इतना मोटा होता है अमावट, परत बाई परत जमाया रहता है आम का लेयर। ठीक है, उसी को आम पापड़ बोलते हैं। तो उसको आप संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, 6 महीना साल भर संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, केरल के निकटवर्ती राज्य है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। हम इसको मैप में ही देख लेते हैं केरल कहाँ पे है। तो देखिए केरल यहाँ पे है। ठीक है, ये पार्ट पूरा केरल का है। ठीक है, तो देखिए ये पार्ट पूरा केरल का है। ठीक है, और केरल के बगल में क्या है, तमिलनाडु है, और इधर क्या है, कर्नाटक है। ठीक है, क्या है, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, तो आप मैप में ही देख लीजिए। अगर तमिलनाडु के बारे में पूछता तो केरल हो जाता, कर्नाटक हो जाता और इधर आंध्र प्रदेश हो जाता। कर्नाटक के बारे में पूछ लेता तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो जाता। तो आप लोग समझ गए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? मिजोरम, गोवा, जम्मू और कश्मीर, बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गोवा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गोवा हो जाएगा। देखिए ये जूनी है, ये कश्मीर के ही है। ये क्या बोल रही है, मैं सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। तो कश्मीर के लोग किस तेल के बने हुए मछली खाते हैं, तो सरसों के। आप लोग याद कर लीजिए कि सरसों के तेल में बनी हुई मछली मुझे बहुत पसंद है, कहाँ, कश्मीर के। और यहाँ पे बोल रहा है कि एक बार हम गोवा गए थे, वहां हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। नारियल के तेल में कहाँ मछली पकती है, तो गोवा में। कहाँ पकती है, तो गोवा में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लेकिन इस फिगर से एक और आप लोगों को क्वेश्चन मिल सकता है, कश्मीर में कौन से तेल में मछली खाते हैं, तो सरसों के तेल में। ठीक है, चाहे ये भी पूछ सकता है कि सरसों के तेल में पकी हुई मछली कहाँ के लोग खाते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में हमेशा पूछते रहता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से वो कौन सा जानवर है जिनके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। दीमक, गिलहरी, छिपकली, चूहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 गिलहरी हो जाएगा। गिलहरी देखिएगा हमेशा कुछ ना कुछ काटती रहती है, क्योंकि उन लोगों का दांत हमेशा बढ़ते रहता है। ठीक है, इसलिए वो कुतरती रहती है, कुछ भी ले लेगी कुतरती रहेगी। क्यों, उसका दांत घिसते रहे जिससे वो लेवल में रहे। ज्यादा दांत बढ़ जाएगा तो कुछ खा भी नहीं पाएगी, इसीलिए कुछ कुछ कुतर कर उस दांत को घिसाते रहती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, कोई किसान उर्वरक और कीटनाशक का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेत की मृदा मतलब क्या होता है, मिट्टी, क्या होगा, केवल धान की फसल के लिए ही उपयोगी रहेगा,
जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्न फसल के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि बंजर हो जाएगा। आप बार बार एक ही फसल उगा रहे हैं और कीटनाशक का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, रसायन का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो खेत क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारे कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होता है। ये बात सही है। ठीक है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुना गहराई तक जमीन के भीतर जाता है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। ये भी बात सही है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। ये भी बात सही है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। इनमें से सही कथन चुनिए। तो देखिए, यह वृक्ष अबू धाबी में नहीं पाया जाता है। यह वृक्ष कहाँ पाया जाता है, यह वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, ए, बी और सी इसका सही ऑप्शन है। तो देखिए, ए, बी और सी ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक और बात बोल देता है, रेगिस्तानी ओक जो वृक्ष है इसके तना में पानी एकत्रित होता है और वहां के स्थानीय लोग क्या करते हैं, उस तना में पाइप डालकर उस पानी को पीते भी हैं। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ऑप्शन में दे देता है कि स्थानीय लोग तने में पाइप डालकर पानी पीते हैं, तो वो भी बात सही है। आप उसको भी टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन में देख लीजिएगा कितना ऑप्शन दिया है, वो भी राइट ही होगा। लेकिन अबू धाबी में पाया जाता है, ये गलत बात है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मडगांव से नारलकोल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 मडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 क्या बजे नारलकोल पहुंच जा रही है। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग, देखिए ट्रेन किस दिन चल रही है, तो 2 तारीख को चल रही है। 2 तारीख को 2/1/2015 को ट्रेन चल रही है। कितने बजे, 7:45 पर। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि दिन के 12 बजे से इसको घटा लीजिए। दिन के 12 बजे से घटा लीजिएगा तो 12 बजे से समय जोड़ने में हम लोग को क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, तो 12 बजे में से 7:45 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा समय, तो देखिए 12 बजे में से घटाइएगा तो इधर देखिए 0 है तो 45 नहीं घटेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है कि इधर 11 बना दीजिए और इसको 60 बना दीजिए। 11 घंटा 60 मिनट, 12 घंटा हो गया। ठीक है, 1 घंटा इधर चला जाता है तो 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो 60 मिनट इधर लिख दिया। 60 में से 45 जाएगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, और 11 में से 7 जाएगा तो 4 घंटा, 7 4 11, तो 7:45 से लेकर 12 बजे तक कितना हो गया, 4 घंटा 15 मिनट। और दिन के 12 बजे से लेकर किस दिन, 2 तारीख को दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कितना हो जाएगा, टोटल 12 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टोटल 12 घंटा हो जाएगा। और 3 तारीख को, 2 तारीख को चल रहा है, 3 तारीख को 4:45 यानी सुबह में 12 बजे के बाद क्या हो जाएगा, वो 3 तारीख हो जाएगा रात में। 2 ही तारीख के रात में 12 बजे के बाद क्या हो जाएगा, 3 तारीख हो जाएगा। तो 4:45, तो 4 घंटा 45 मिनट और चला है। ठीक है, अब इसको आप जोड़ लीजिए, 45 और 15 60 मिनट हो गया, यानी 1 घंटा इधर हो गया, 12 8 20 घंटा 60 मिनट, यानी एक, तो टोटल कितना हो गया, 21 घंटा हो गया। 21 घंटा को आप क्या कीजिए, 11 से 40 से भाग दे दीजिए। तो जब भाग दीजिएगा 21 घंटा को 11 से 40 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 54 आ जाएगा, 54 पॉइंट समथिंग आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से क्या हुआ, ट्रेन चली। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति, देखिए नई दिल्ली यहाँ पे भारत के मैप में मान के चलिए। आपको देखिए ऐसा क्वेश्चन करने के लिए, ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको दिया हो तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा मैप भी आपको याद रखना पड़ेगा कि दिल्ली कहाँ पे है, भोपाल कहाँ पे है, हैदराबाद कहाँ पे है, झारखंड कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश कहाँ है, कश्मीर कहाँ है। थोड़ा मैप आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति, पहले भोपाल, तो दिल्ली देखिए यहाँ पे है और भोपाल जस्ट इसके नीचे है। ठीक है,
मध्य प्रदेश कहाँ है, जस्ट इसके नीचे है, तो पहले नीचे जा रहा है। तो आप एक डायरेक्शन खींच लीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तभी आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो मान लीजिए इस डायरेक्शन को आप नई दिल्ली पे रखिएगा, तो पहले भोपाल जा रहा है यानी नीचे जा रहा है, यानी साउथ में जा रहा है, यानी कहाँ जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है। तो पहले वो क्या करेगा, दक्षिण दिशा में जाएगा। फिर क्या कर रहा है, फिर रांची झारखंड भ्रमण करना चाहता है। तो देखिए मध्य प्रदेश के जस्ट झारखंड का है, भारत का जो मैप है यहाँ पे झारखंड है, इस साइड में झारखंड है, ठीक है। तो कहाँ जाएगा, उसके बाद वो ईस्ट में जाएगा यानी पूर्व में जाएगा। तो देखिए और फिर पूर्व दिशा में, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको मैप में एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए नई दिल्ली का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले मध्य प्रदेश जाता है यानी नीचे आता है दक्षिण में, फिर वो झारखंड जाता है, तो झारखंड जाएगा तो ऐसे जाएगा, झारखंड देखिए यहाँ पे, तो पहले दक्षिण में गया, फिर उसके बाद कहाँ गया, तो फिर पूर्व दिशा में गया। तो देखिए वही चीज दिया है, दक्षिण दिशा में फिर पूर्व दिशा में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है, छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। ठीक है, ये अंडे देते हैं, ये जहरीले होते हैं, ये भूमि और जल दोनों पर रह सकते हैं, इनके शरीर सल्क से ढका होता है। तो देखिए कछुआ का तो शरीर सल्क से ढका होता है, लेकिन गौरैया सांप का नहीं होता है, तो ये होगा नहीं। ये भूमि और जल दोनों पे रह सकते हैं, ये भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। सांप रह सकता है भूमि और जल में, कछुआ रह सकता है, लेकिन गौरैया छिपकली नहीं रह सकती, तो ये भी नहीं होगा। ये जहरीले होते हैं, सांप जहरीला होता है, गौरैया और कछुआ तो जहरीला होता नहीं, छिपकली तो काटती ही नहीं लेकिन जहरीली होती है, तो ये भी नहीं होगा। ये अंडे देते हैं, तो हाँ ये चारों के चारों क्या है, छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप, ये सभी अंडे देते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोगों का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, कक्षा की विविधता की पूर्ति, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, भाषाई कौशल को बढ़ावा देना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, कि सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। कहानी और कविता से सिखाइएगा तो बच्चा आप पर ध्यान केंद्रित करेगा, आपको ध्यान पूर्वक सुनेगा, समझेगा, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर उपरोक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजित करके यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है, जल संरक्षण का पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे किया है, ठीक है। आप उनसे पूछिएगा कि आप नहाते हैं तो कितना बाल्टी पानी से नहाते हैं, आप कैसे कैसे जल का बचत कर सकते हैं और करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है आंकने के लिए, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं, ठीक है। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे, ठीक है। देखिए प्रधानाचार्य बोल रहे हैं कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को कहाँ ले जाना है, शैक्षिक अवलोकन यात्रा पर, ठीक है। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे, पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्रियाकलाप की एक स्तरीय शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना, जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहे और
उस स्थान का शांतिपूर्ण अवलोकन करें। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा के पूर्व साझा करना। आप यात्रा के पूर्व साझा कर दे रहे हैं कि यहाँ पे ये है वहाँ पे ये है, तो बच्चे थोड़ा जागरूक होकर सुनेंगे और जाकर वो ढूंढेंगे कि सच में सर जो बोले थे वो चीज वहाँ पे उपलब्ध है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे 26 होगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? स्मरण रखना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग। तो देखिए स्मरण रखना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, स्मरण रखना। स्मरण मतलब क्या? याद रखना, याद करना। ये सब चीज क्या आकलन का, प्राथमिक स्तर पर आकलन का लिए क्या है? उपयुक्त नहीं है। प्रश्न पूछ सकते हैं आप, बच्चों से प्रश्न पूछिएगा तभी तो जागरूक होगा, आप पर ध्यान देगा कि हाँ सर कुछ पूछ रहे हैं, हम ध्यान से सर के बातों को सुने। न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग का भाव रहता है, लेकिन स्मरण रखना ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है? इस पौधों में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह उपयोग में लाया जाता है, इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है। पालक, नारियल, बंद गोभी, सरसों। तो आप सभी जानते हैं कि सरसों है। सरसों का साग और मक्की दाल रोटी आप लोग खाए होंगे। ठीक है, तो सरसों का साग, सरसों से साग भी होता है और उसके बीज से क्या होता है? सरसों का तेल भी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है? कांस यानी ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। इसे भट्ठे में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। ये बात सही है, कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। ठीक है, आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं, ये भी बात सही है। ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत टिकाऊ होती है, तो ये बात गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा। ठीक है, कि भट्टी में पिघलाकर कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है और आदिवासी लोग हजारों वर्षों से इसका उपयोग कर रहे हैं। तो बी और सी किसमें? ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने और फैलने वाले रोगों का समुच्चय? चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार, हैजा, डेंगू, मलेरिया। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। ये तीनों के तीनों क्या है? मच्छरों से होने वाले बीमारी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है? किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इन मानचित्रों के किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर नापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग होगा। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है, तो 9.7 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? तो 9.7 से क्या कीजिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है, तो 9.7 सेंटीमीटर कितना होगा? तो 9.7 सेंटीमीटर से क्या कीजिए, आप 110 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? 1067 आ जाएगा। 1067 देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, लेकिन किलोमीटर में है, तो गुना कीजिएगा तो मीटर में हो गया। तो मीटर में हो गया तो किलोमीटर में करने के लिए क्या किया जाता है? 1000 से भाग दे दिया जाता है। तो 1000 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा? 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1.067 किलोमीटर। ठीक है, आज का क्लास हमारा अब यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग जल्दी से जाकर टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जितने भी वीडियो मैं बनाता हूं उसका पीडीएफ और नोटिफिकेशन मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप में डाल देता हूं। ठीक है, और आप लोग का कोई भी क्वेरी भी होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, धन्यवाद।